जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डी कोड बैंकिंग सिलेक्शंस में और मैं आशीष भाटी आपका स्वागत करता हूं। तो आपके कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि इंग्लिश पे वीडियो बनाओ। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है नहीं इतनी। हाँ, मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए और मेरी इंग्लिश एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वीक थी, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने काम किया। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने इतनी नॉर्मल मतलब काफ़ी ख़राब थी इंग्लिश और उससे इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, तो उस पर एक वीडियो बनाए। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये कहूँगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका ये रीज़न है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इंग्लिश 30 मार्क्स की है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वो इंग्लिश है 30 मार्क्स की और इसमें टाइम रहता है, प्री में रहते हैं 20 मिनट्स, ठीक है। मेंस में है ये शायद 40 मार्क्स की और टाइम रहता है 35 मिनट्स, ठीक है। अब यहीं बात करें हम मैथ और रीजनिंग की, तो ये रहते हैं 60 मार्क्स के और टाइम रहता है इनमें 45 मिनट्स मैथ में और 60 मिनट्स रीजनिंग में। ये मैथ में और ये रीजनिंग में, ठीक है। देखो, मैथ और रीजनिंग में जो कट ऑफ है वो 5, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 तक जाती है, ठीक है। मतलब रीजनिंग में 1 घंटे में भी जो इस बार की जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ था। तो लोग 6 या 7 या 8 ही स्कोर कर रहे थे। मतलब कट ऑफ शायद 8 के आसपास थी, 6 मतलब 8 के आसपास थी और लोगों का स्कोर 15-20 तक था, ठीक है। मतलब एक एक घंटे में इतना स्कोर हो रहा था क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था। सेम चीज़ मैथ में रहती है। लेकिन जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है ना, वो कम टाइम में 40 नंबर ला सकता है। मतलब 40 मार्क्स का है तो लोग 30 से 35 नंबर तक ले आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। चलो, अगर हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा भी ख़राब है तो हम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम 20-25 तक तो पहुँच ही जाएं। क्योंकि मेन जो लोगों की दिक्कत है वो ये है कि वो इंग्लिश में या तो कट ऑफ भी पार नहीं कर रहे हैं या फिर उनके जो मार्क्स हैं वो 12 और 16 के बीच में आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ मैंने क्या फॉलो किया, क्या नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी इम्प्रूव हुई है इंग्लिश। तो देखो, मैंने ना सबसे पहले न्यूज़पेपर रीड किया, ठीक है, सबसे पहले। तो इसमें मेरे को लगते थे 3 आवर, ठीक है। मैं न्यूज़पेपर रीड करता था। इसमें मेरे को जो भी वर्ड्स नहीं आते थे उनको मैं कॉपी में लिखता था। उसके बाद वो वर्ड्स लिख के मैं याद करता था और एडिटोरियल, सिर्फ एडिटोरियल को पढ़ने में मुझे 3 घंटे लग जाते थे। सिर्फ एडिटोरियल रीडिंग में 3 घंटे। तो रीड किया, फिर वो नोट डाउन की, उसमें मेरे को 3 घंटे लग जाते थे। मैंने ऐसा किया लगभग एक एक महीने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना डेली फ्री मॉक्स देने शुरू कर दिए। ये डेली फ्री मॉक्स में देता था। एक फ्री वेबसाइट है, आई एग्ज़ाम भी, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। बस मैं यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन देता था सुबह सुबह। और एक ना छोटी सी बात ये भी है कि जो आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है ना, उसे आप ना फ्रेश माइंड से सुबह सुबह कर लें। अगर जब भी आपका फ्रेश माइंड रहता है, अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह कर लें, रात को पढ़ते हैं तो रात को कर लें, ठीक है। इसके बाद देखो, 3 आवर रीडिंग में मॉक देता था 20 मिनट का। उसे ना एनालाइज करते करते पूरा 1 घंटा चला जाता था। इसमें मैं क्या करता था, जो भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए मैं उनको एक कॉपी पे लिखता था और फिर उनको देखता था कि मैंने क्या गलत किया क्या नहीं किया। तो मेरी रीडिंग भी चल रही थी, मेरा मेरी प्रैक्टिस भी चल रही थी और इनके साथ साथ मैं जो बेसिक टेंस रूल है ना, जो भी बेसिक ग्रामर रूल्स हैं, उनको भी याद कर रहा था साथ के साथ, ताकि जो बेसिक जो ग्रामर है वो आए। ऐसा नहीं है कि रीडिंग से सब कुछ इम्प्रूव होगा, हमें बेसिक ग्रामर तो आनी चाहिए। देखो यार, रीडिंग के ना मतलब सबसे, अब लोग ना पूछ रहे हैं कि हमारा रीडिंग का मन नहीं करता तो हम क्या करें। देखो, जितने भी आरसीज आएंगे, देखो मेंस में ना 30 नंबर के आरसीज ही हैं 40 में से। उसके अलावा प्री में जो भी आता है, ठीक है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो 2 गैप वाले भी आते हैं, 3 वाले मेंस में आते हैं,
सिंगल वाले भी रहते हैं, ठीक है। वो सब आपके रीडिंग से ही इम्प्रूव होंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जंबल वर्ड या फिर जंबल सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट जिन्हें कहते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट खाली वर्ड का भी रहता है और सेंटेंसेस का भी रहता है। ये सारी चीज़ हमें रीडिंग से ही आती हैं, तो इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीडिंग करना भी नहीं चाहते ना, तो 1 घंटे तो कम से कम रीडिंग कर ही लीजिए। 1 घंटे, क्योंकि रीडिंग मेन चीज़ है, मेरे को यही लगता है, क्योंकि रीडिंग से मेरी भी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। रीडिंग में हर चीज़ आती है, देखो आपके वर्ड्स आ जाएंगे, आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, इसी में आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, फिर आपको वहाँ से आप देख रहे हो कि हाँ इसका ये मीनिंग है, इसका ये। तो न्यूज़पेपर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। मॉक का फ़ायदा ये है, जब आप मॉक मॉक दोगे ना, तो आपको, जैसे मान लो मेरी ग्रामर वीक थी या फिर मैंने ग्रामर की नहीं, तो ग्रामर पे बेस जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, तो फिर आप वो उन्हें इम्प्रूव करोगे। इसलिए मॉक इम्पोर्टेंट था। आप भी इंग्लिश का मॉक दो, चाहे आप अब तो इतने सारे मॉक हैं, पीएम का दे लो, उसमें सेक्शनल रहते हैं। एसबीआई पीओ में पीओ प्री के 5 सेक्शन दे लो, आईबीपीएस पीओ प्री के 5 सेक्शन दे लो। अगर आप मॉक देना चाहोगे, कोई भी एक मॉक खरीद लो, उसमें काफ़ी सारे सेक्शन रहते हैं, ठीक है। तो यही था कि मैंने इंग्लिश को 5, जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं इंग्लिश को 5 घंटे दिए थे मैंने। 5 घंटे लग गए थे। देखो, 3 घंटे तो मेरे को रीडिंग में लग जाते थे, फिर मैं इन वर्ड्स को याद भी करता था, ठीक है, रिवाइज करना, उसके बाद में मॉक 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 देता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इन्हें रीड करने के बाद, सॉरी चल रहा है अभी, देखो, लेकिन ना क्या हुआ, जब ये ये चीज़ जो मैंने फॉलो की ना, ये मैंने 3 से 4 महीने फॉलो की है, 3 से 4 मंथ, और उसमें मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जिस एडिटोरियल को मेरे को रीड करने में, खाली एडिटोरियल को रीड करने में मेरे को 3 घंटे लग रहे थे कम से कम, मतलब 3 घंटे तो लग ही रहे थे। एक टाइम ऐसा आया जब मैं पूरा एडिटोरियल द हिंदू का 1 घंटे में रीड कर लेता था। तो धीरे धीरे आप जब इम्प्रूव करोगे, तो ये टाइम ख़त्म होता जाएगा। और लोग ये भी कह रहे थे, जब मैंने उन्हें ऑडियो फॉर्म में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई थी ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि 5 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिन भी स्टूडेंट के इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, जिनकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही, उन्हें इतना टाइम देना ही पड़ेगा। आप 4 से 5 घंटे अपने वीक सब्जेक्ट को दो, क्योंकि इंग्लिश बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, गेम चेंजर मेरा क्या, जो मेरे को मैंने एक अलग चीज़ फॉलो की, उससे जो मेरे को इम्प्रूवमेंट लगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने क्या किया था कि मैंने मॉक मॉक्स दिए थे। मैंने 20 से 25 मेंस के सेक्शन मॉक दिए थे, ठीक है, इंग्लिश के मेंस के सेक्शनल मॉक, ठीक है। ये मैंने दिए थे ऑलिव बोर्ड से। आप चाहें तो इन्हें ऑलिव बोर्ड से दें, आप चाहें तो इन्हें पीएम से दें, आप चाहें तो इन्हें अड्डा से दें। इसमें क्या रहता था कि 30 मिनट में मेंस लेवल के 40 या 35 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। अब इतनी कम देर में इतना क्वेश्चन करना, तो कभी मेरा स्कोर 12 रहा, कभी 15 रहा, कभी 20 रहा, कभी 25 रहा। इससे क्या हुआ कि जो मेरा, जब मैंने प्री अटेंड किया, तो प्री में भी जो मेरा क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश थी, वो मेरी 15 से 17 मिनट में हो गई थी। मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। और क्लर्क तो मेरी शायद 12-13 मिनट में ही हो गई थी। मेंस भी मैंने इंग्लिश का 5 मिनट पहले ख़त्म कर दिया था, 5 मिनट पहले। क्या चल रहा है? तो
जो मेंस है ना, मेंस भी मैंने 5 मिनट पहले ख़त्म कर दिया था। उसका रीज़न यही था, जब मैंने मेंस के इतने सारे मॉक दिए। देखो पहले मैं एग्ज़ाम बी से प्री के मॉक्स देता था, ठीक है? प्री के मॉक दिए, डेली दिए, डेली दिए, डेली दिए। उसके बाद एक टाइम आया जब एग्ज़ाम से पहले, मतलब जब प्री होने से भी पहले मैंने मेंस के काफ़ी सारे मॉक दिए। उससे क्या हुआ कि मेरी स्पीड इम्प्रूव हुई। उसमें काफ़ी सारे काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, उनको मैंने एनालाइज़ किया, उसी से ही ये इम्प्रूवमेंट आई। मैं यही बोलूँगा कि जिन-जिन की इंग्लिश वीक है, देखो जिन-जिन लोगों के मैथ में 5 से 8 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? प्री हो में, या तो प्री में या फिर मेंस में 5 से 8 मार्क्स आ रहे हैं, वो कम से कम इंग्लिश को 4 से 5 घंटे दें। और आप लोग क्या करें कि ना प्री के मॉक्स बहुत ज़्यादा दें। जो प्री के ना प्रैक्टिस मॉक है, उसके जो प्री के मॉक्स हैं ना इंग्लिश के, वो बहुत अच्छे हैं, उनको दें, ठीक है? जिनके इंग्लिश में 13 से और 16-17 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? वो लोग क्या करें, वो मेंस के मॉक ज़्यादा दें। अगर आप मेंस के, मतलब आप ना प्री के भी दो और प्री के साथ साथ मेंस के भी दो, ठीक है? अगर आप मेंस के जो सेक्शन मॉक दोगे ना, उससे आपकी बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग देंगे देंगे देंगे, आज दिया फिर 3 दिन का गैप कर दिया, नहीं, डेली एक मॉक देना है, उसे फिर एनालाइज करना है, ठीक है? 30-40 मिनट का मॉक होगा, उसे एनालाइज करने में आपको एक एक घंटा कम से कम लगेगा। तो ये ना सोचें टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, टाइम वेस्ट कुछ नहीं हो रहा। सबका जो भी फल है वो एग्ज़ाम में मिलेगा भैया, एग्ज़ाम में आएँगे मार्क्स और आप खींचोगे मार्क्स, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ थी कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए काफ़ी बच्चों ने कहा कि क्या करना चाहिए, क्या या क्या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, डिस्क्रिप्टिव में ना जो लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उनके पास कंटेंट की ना कोई कमी नहीं है। कंटेंट उनके पास भरपूर है, ठीक है? उनको वे नहीं आता लिखने का। देखो मैंने ना कभी, देखो मैंने 2018 में मेंस दिया था, मतलब पहला पेपर था, मेंस ही था। उसमें मेरे को 14 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में। 2019 में दिया था 14 थे, ठीक है? और 2020 में दिया था तो 15 थे, ठीक है? ये मेरे बिना प्रैक्टिस के थे। मैं सिर्फ क्या देख के जाता था, मैं जो लेटर का फॉर्मेट है ना, सिर्फ वो देख के जाता था। मैंने सोचा कि ना मैं अपने जो मार्क्स हैं वो 14 से 18 18 करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने उतना फोकस मैथ और रीजनिंग पे किया था। मैथ रीजनिंग को इम्प्रूव करता हूँ। ये यहाँ पे 13 14 15 आ रहे हैं तो ये काफ़ी हैं। दूसरी दिक्कत इस सेक्शन में ये है ना, अगर आपने मान लो आर्टिकल लिख लिया कोई, ठीक है? आर्टिकल लिख रहे हो, मेरे पास ना कोई चेक करवाने वाला नहीं रहता था। मतलब जैसे देखो कि इसे मैं किसी को दूँ, फिर वो चेक करे, फिर मेरे को गलतियाँ बताए। आपने लिख लिया और जब तक आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता पड़ रही तो कहाँ से मालूम चलेगा। लेकिन फिर भी यही एडवाइस है कि आप ऐसे ब्लैंक ब्लैंक ना ही जाएं। मतलब एग्ज़ाम से पहले घर पे 5 से 10 लेटर और आर्टिकल की प्रैक्टिस जाएं करके, जो कि मैंने तो की नहीं, लेकिन आप लोग जा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट होगी उसमें। और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है? और कुछ ये पूछ रहे थे कि डेली के लिए, मतलब जैसे ये है कि डेली हम क्या फॉलो करें, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। देखो डेली के लिए क्या करना है, देखो ये ना उनके लिए है जिनके मार्क्स 5 से 7 8 तक आ रहे हैं, ठीक है? मार्क्स ये उनके लिए भाई जिनके मार्क्स आ रहे हैं 15-18 के बीच में, ठीक है? आप इम्प्रूव कैसे करें, देखो आप तो ना मतलब डेंजर जोन में खड़े हो, ठीक है भाई? तो 2 से 3 आवर तो आप रीडिंग करो, ठीक है? द हिंदू रीड करो, कुछ भी रीड करो, मतलब बस आप ये मान के चलो कि हाँ भाई मेरे को रीडिंग करनी है। ये ना सोचे कि पता नहीं मैं अच्छी कर रहा हूँ, मेरे को समझ आ रही है नहीं आ रही। रीडिंग वाले ये नहीं खाली रीड कर रहे हैं, चीज़ों को समझना है, ठीक है? चीज़ों को समझे, जो भी वोकैब नहीं आ रही उसे देखें, उसे कॉपी में नोट डाउन करें। थोड़ा ना लॉन्ग प्रोसेस है, टीडियस है, लेकिन ये है कि एक बार आपने की और इम्प्रूव हुई तो आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके अलावा आप मॉक्स दें सेक्शनल इंग्लिश के, वो भी प्री के, ठीक है? इसके अलावा आप क्या करें ना, एक वीडियो देखें इंग्लिश की, ठीक है? ये वीडियो ना आप, ऑलिव बोर्ड की एक मैम है,
ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, वो इंग्लिश की एक ही मैम है वहाँ पे, उनकी एक वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोई और फैकल्टी हो जो अच्छा कराती हो, एक एक वीडियो देख लें। देखो क्या है ना, जब इतने कम मार्क्स है ना, तो हमें सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है और फिर हमें वीडियो की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। वीडियो हमें ये नहीं डेली की 3-4 वीडियो देख रहे हैं और 4-5 घंटे खराब कर रहे हैं, नहीं। एक वीडियो देख लो 30 से 40 मिनट की, ठीक है, और वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, क्योंकि उसमें 20 मिनट ही रहते हैं, ठीक है। अच्छे जो 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 रह जो जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो खाली वो 20 मिनट रहते हैं, ठीक है। आप अपना कम से कम 4 से 5 घंटे दो इंग्लिश पे और इम्प्रूव करो, ठीक है। 4 से 5 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरे वो हैं जिनके मतलब मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें इंक्रीज नहीं कर पा रहे, मतलब 15 से 18 के बीच है। अगर इनमें 5 से 7 नंबर और इंक्रीज हो जाएं, तो मतलब आपकी मतलब बल्ले बल्ले है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग में से एक सेक्शन खराब भी हुआ ना, तो आप इंग्लिश में कवर कर लोगे। तो आप ना प्री के मॉक्स दें कम, ठीक है, थोड़े कम मॉक्स दें, और आप मेंस के मॉक्स ज़्यादा दें। मेंस के मॉक्स पे आप फोकस करो। आपकी आप पीएम के दो, ओबी के दो, अड्डा, आप कहीं से भी दो, लेकिन आप मेंस के मॉक दो, और वो भी आपको सेक्शनल देने हैं। आप ये ना करें कि नहीं मैं तो सारा दूंगा, मैथ्स भी दूंगा, रीजनिंग भी दूंगा। अभी पहले आप जो सेक्शन मॉक आते हैं इंग्लिश पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बात मैं इंग्लिश की कर रहा हूँ। इंग्लिश का डेली एक मॉक दें। जो आप मेंस के मॉक ना 20 से 25 मॉक दे लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ना जो प्री का पेपर है वो 2-4 मिनट पहले ही ख़त्म कर देंगे। इवन जो मेंस का जो एग्ज़ाम है, आपको उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, मतलब कि आप अच्छे मार्क्स आएंगे आपके पहले से, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि सोर्सेज क्या है, ठीक है। देखो, काफ़ी सारे सोर्सेज का हमने नाम सुना हुआ है, एरिस्टोटल, ठीक है, RC100, एक है शायद सुरजीत करके है वो बुक, ठीक है, इनकी PDF है। एरिस्टोटल और शायद सॉरी RC100 और सुरजीत वाली PDF ना मेरे पास है, और मैंने उसे प्रिंट आउट भी करवाया हुआ था, लेकिन ना मैंने वो कभी की नहीं। थोड़ा सर के ऊपर से जाता था और समझ नहीं आता था, इसीलिए मैंने मॉक्स को फॉलो किया था। मॉक्स में क्या है, क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, RC भी रहते हैं, ग्रामर पे बेस क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, लिंदा ब्लैंक्स भी हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी है। इसमें सब कुछ कवर रहता है, तो मैंने इसलिए मेंस के मॉक दिए थे। ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर देखो, इंग्लिश का मैंने पहले ही बताया है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो, मैथ और रीजनिंग में ना आप एग्ज़ाम में भरोसा कर ही नहीं सकते, ठीक है, मैथ रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का पेपर बहुत टफ आया, तो आप लोग भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आप इंग्लिश पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो मेंस में आपको 25 से 30 नंबर अगर इसने दिला दिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, देखो, RRB PO है, SBI क्लर्क है, IBPS PO है, IBPS PO है, क्लर्क है, ठीक है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, ठीक है। SBI PO मेंस भी, SBI PO भी आएगा, ठीक है। अब यार ये कब आएगा ना, ये आप बाकी वीडियो देख लो, जो हर हफ्ते यही वाली वीडियो बनाते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब आएगा। तो वैसे ऐसी वीडियोस को देख के भाई टाइम वेस्ट ना करें। देखो, कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम कब आएगा, सिर्फ अपना पढ़ते रहें, ठीक है। एग्ज़ाम होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन क्या आपकी मेहनत है, क्या आपकी प्रिपरेशन है कि आप सिलेक्शन ले पाओ, आप ये चीज़ देख लो, ठीक है। अगली वीडियो मेरी आने वाली है, वो शायद कल तक आएगी। कल में गारंटी आएगी कि आरआरबी पीओ में मेरा जो स्कोर था, वो कट ऑफ, RRB PO मेंस की बात कर रहा हूँ, वो कट ऑफ से 45 प्लस था, ठीक है। मेरा स्कोर था शायद 116, शायद, मतलब 115 116 होगा, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में मेरा स्कोर था 42 प्लस, ठीक है। मैं मैथ्स में भी मेरा स्कोर 32 प्लस, ये 30 प्लस था आउट ऑफ 50 दोनों में। तो यूपी से यूआर की कट ऑफ 70 अराउंड गई थी।
तो मेरा इन ही दोनों सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर थी, ठीक है। मैं ये पीओ आरआरबी पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या स्टडी मतलब क्या चीज़ें की, क्या नहीं की, पहले कौन सा सेक्शन किया, क्योंकि आरआरबी एक ना अलग एग्ज़ाम है, उसमें क्यूमुलेटिव टाइम है। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे करना है, कंप्यूटर कैसे करना है, कहाँ से करना है, सारी वीडियो लेके मैं कल कल तक आ रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप लोग, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पे भी ग्रुप है, आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, डी कोड बैंकिंग सिलेक्शन के नाम से ये, ठीक है। लिंक आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और मेरे से कुछ पर्सनल अगर बात करना चाह रहे हैं, तो फ्लाई हाई 61, दोबारा लिख देते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ ही चला गया, फ्लाई हाई 61, ये टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, @flyhigh61, ठीक है। और एक दूसरी वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, उसमें मेरी 3rd रैंक है IBPS PO में, मेरी 3rd रैंक है ऑल ओवर इंडिया। तो उस पर भी एक वीडियो होगी पूरी कि क्या फॉलो किया, क्या क्या नहीं किया। उसके अलावा मैं आपके लिए मेंस के DI लेके आने वाला हूँ, विद इन 2 और 3 डेज मेंस के DI आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, अगर देखो आपको कंटेंट इतना अच्छा लगता है, सब इतनी तारीफ़ करते हैं कमेंट्स में और मेरे को पर्सनली भी, तो आप लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।